know, Down syndrome is continuous to be the most common chromosomal disorder. If we go by the data, according to United Nations and CDC, approx 5,000 to 6,000 children are born annually with Down syndrome. Hello everyone, my name is Diksha Pandey, a physiotherapist from Creative Mind. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डाउन सिंड्रोम के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है, इसके कॉज क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है और साथ ही हम देखेंगे इसके प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट के बारे में। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? जनरली हर एक सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। हाफ जो है वो फादर से आता है और हाफ मदर से आता है। तो जो 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है उसमें पार्शियल और कंप्लीट डुप्लीकेशन और किसी एरर की वजह से एक्स्ट्रा मटेरियल आकर के ऐड हो जाता है, जिसको हम लोग ट्राइसोमी 21 कहते हैं, जो कि कारण है डाउन सिंड्रोम का। इनके सिम्टम्स जैसे ही बच्चा पैदा होता है हमें देखने को मिलता है, जिससे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं कि बच्चा डाउन सिंड्रोम है। बट मच मोर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसके ऑलरेडी कुछ स्क्रीनिंग एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट अवेलेबल है, जिसके थ्रू हम बच्चे का बिफोर बर्थ भी डायग्नोसिस कंफर्म कर सकते हैं कि बच्चा डाउन सिंड्रोम है कि नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कॉज के बारे में। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि नॉर्मल सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे एक्स्ट्रा मटेरियल आकर के ऐड हो जाता है और ट्राइसोमी 21 हम उसे बोल रहे हैं। तो ट्राइसोमी 21 इज सपोज टू बी द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। So there are certain deficits which include cognitive and behavior, but much more importantly ये सारे के सारे सिम्टम्स देखना एसेंशियल नहीं है। So there are certain physical abnormalities like कि बच्चे में हमें फ्लैट बैक ऑफ हेड देखने को मिलता है, शॉर्ट नोज होते हैं, शॉर्ट हेड होता है, स्लंटिंग आईज होती है, प्रोट्रूडेड टंग देखने को मिलता है, फेस जो इनका होता है बहुत स्मॉल और राउंडेड और इरेगुलर डेंटल देखने को इसमें मिलता है। इनके जो एटलेंटो एक्सियल जॉइंट होती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है सर्वाइकल रीजन में, वो काफ़ी इनस्टेबल होता है, वो डिसलोकेटेड ईजिली हो जाता है, तो फ्रैक्चर के चांसेस जो हैं इसमें बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं इसमें कॉम्प्लिकेशंस और देखने को मिलता है, लाइक ईयर इन्फेक्शंस, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, थायराइड प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जब बच्चे गहरी नींद में जाते हैं तो वो सांस लेना भूल जाते हैं, फिर वो कुछ टाइम के बाद उसे रिगेन कर लेते हैं और सांस लेना स्टार्ट कर देते हैं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डाउन सिंड्रोम के बच्चे में कॉग्निटिव इश्यूज देखने को मिलते हैं, लाइक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, डिलेड माइलस्टोन, डिलेड स्पीच एंड स्टर्बेंट बिहेवियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर के बारे में। इसमें हम देखते हैं एडवांस मैटरनल और पेरेंटल एज। मदर की एज अगर अबव 35 ईयर्स एज है और फादर की एज अबव 40 ईयर्स है तो डाउन सिंड्रोम का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फैमिली हिस्ट्री में, अगर फैमिली हिस्ट्री में कोई बच्चा डाउन सिंड्रोम का है तो चांसेस हैं कि डाउन सिंड्रोम वो जेनेटिकली कैरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर मदर का फर्स्ट चाइल्ड जो है वो डाउन सिंड्रोम है तो नेक्स्ट भी हो सकता है कि वो डाउन सिंड्रोम हो जाए। बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो मोर देन 50% चांसेस होते हैं कि अगर बच्चा डाउन सिंड्रोम का है तो उसमें कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट देखने को मिलता है, जीआई डिफेक्ट्स देखने को मिलता है, जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड वो फिर इसोफेगस को अफेक्ट करता है एंड समटाइम्स इट ब्लॉक्स द ट्रैकिया आल्सो। फिर हम इसमें हम बात करते हैं एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलते हैं। इसमें जो थायराइड हार्मोन्स होता है वो अंडर एक्टिव हो जाता है और वो अफेक्टेड हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके विजन इश्यूज़ के बारे में। विजन प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलते हैं, डेंटल प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, विजन और हियरिंग प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रीदिंग डिफिकल्टीज ड्यू टू एसिड रिफ्लेक्स। ये बच्चे जो होते हैं डाउन सिंड्रोम के वो मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस होते हैं, लाइक इसमें हमें देखने को मिलता है न्यूमोनिया, ईयर इन्फेक्शंस, ये कॉमनली हमें डाउन सिंड्रोम के बच्चों में देखने को मिलता है। इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं विजन्स प्रॉब्लम्स, स्लीप एपनिया, डेंटल प्रॉब्लम्स। और नेक्स्ट हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में।
जो इसमें मेल्स होते हैं, मेल्स डाउन सिंड्रोम, वो इनफर्टाइल की तरफ ज़्यादा होते हैं एंड फीमेल्स जो होती हैं वो पार्शियल इनफर्टाइल होती हैं। इनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो पहले के कंपैरिजन में बढ़ गई है, पहले बहुत कम थी, बट अभी जो इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो एवरेज 60 ईयर्स हो चुकी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट के बारे में। देयर इज नो प्रिवेंशन ऑफ डाउन सिंड्रोम, बट इफ़ यू आर एट हाई रिस्क, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मदर और फादर की एज ज़्यादा होने की वजह से डाउन सिंड्रोम हो सकता है, तो इस केस में पेरेंट्स को जेनेटिक काउंसलर से कंसल्ट करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि जब मदर प्रेग्नेंट है बिफोर 20 वीक्स कि वो कंसल्ट कर ले। इफ़ बच्चा डाउन सिंड्रोम डायग्नोस्ड हो चुका है तो हमें थेरेपी की तरफ बढ़ना चाहिए फॉर टू मीट प्रोफेशनल्स लाइक फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, बिहेवियर थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर्स। ये एक हॉलिस्टिक टीम अप्रोच की तरह वर्क करते हैं और डाउन सिंड्रोम के बच्चों पे उसके कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, टोन पर और उसके पोस्चर, सिटिंग, स्टैंडिंग, मसल स्ट्रेंथ, माइलस्टोन पर, उसके फाइन मोटर्स, ग्रॉस मोटर, एडियल पर वर्क करेंगे। स्पेशल एजुकेशन की हेल्प से 1:1 लेसन देंगे बच्चे को ताकि वो क्लास में एडुकेट परफॉर्म कर सके। साथ ही हम इसके सोशल और रिक्रिएशनल एक्टिविटी पर भी वर्क करेंगे ताकि बच्चा अपने पीयर्स के साथ खेल सके, प्ले टाइम को एंजॉय कर सके। टू कंक्लूड, डाउन सिंड्रोम के बच्चे के साथ लाइफ स्पेंड करना टफ हो सकता है, थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, बट अर्ली डायग्नोसिस और थेरेपी लेने से हम उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं और आप अपने बच्चे के साथ नॉर्मल और फुलफिलिंग लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू।